नमस्कार, आदाब दोस्तों। अ, आज दिन भर इलेक्शन के रिज़ल्ट आते रहे, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं और तमाम तरीके की अ, विश्लेषण, एनालिसिस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़, बधाइयाँ, गम, आँसू, तमाम चीज़ें जो है दिन भर चलती रहीं। सोशल मीडिया पे, मीडिया में मोदी जी का भी भाषण हो गया, विपक्षी नेताओं के भी बयान आ गए। आज का आखिरी विश्लेषण मैं इस खास इंटरव्यू में योगेंद्र यादव जी के साथ कर रहा हूं और योगेंद्र यादव जी जैसा आप जानते हैं कि वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं और भारत जोड़ो अभियान के कन्वीनर हैं, को कन्वीनर हैं। तो योगेंद्र जी, दिन भर आप भी बैठे रहे अलग अलग स्टूडियो में, मैं भी दिन भर लाइव रहा और इलेक्शन के रिजल्ट आपके सामने, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सब सामने है सब कुछ। पहली प्रतिक्रिया क्या है, मतलब आपने क्या सोचा था, क्या हो गया? प्रकाश जी, आपने सही कहा। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता की दृष्टि से देखता हूं। मैं कोई न्यूट्रल विश्लेषक या सेपोलॉजिस्ट होने का मेरा कोई दावा नहीं है, एक जमाने में किया करता था। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बतौर देखता हूं तो मैं हैरान हूं और परेशान हूं, आप कह सकते हैं मायूस हूं। पहली बात तो ये होगी। वो हैरान इसलिए हूं कि जो मध्य प्रदेश का परिणाम है वो सचमुच मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। हमारी पिछली बार बात हुई थी तब मैंने कहा था कि देखिए, तेलंगाना में या तो हवा है या आंधी है, उसके बीच में कुछ है, तो वैसा ही निकला। राजस्थान के बारे में मैंने कहा था कि अशोक जी 2 बार अच्छा सरकार चला के हार चुके हैं और कहीं तीसरी बार तो नहीं करने वाले। वो वैसा हो गया, शायद जितना मार्जिन सोचा था उससे ज्यादा से। छत्तीसगढ़ गया नहीं था मैं, लेकिन एक सब लोगों की सुनी सुनाई एक धारणा थी कि कांग्रेस वहां काफी बेहतर स्थिति में है। हालांकि आखिरी दिनों में मामला टाइट हो गया है। कांग्रेस मामला टाइट हो गया वो समझ आता है, लेकिन जितने मार्जिन से कांग्रेस हारी है और छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी को पहले किसी भी चुनाव की तुलना में बेहतर वोट आया है, इससे मैं हैरान। सबसे ज्यादा हैरान मैं मध्य प्रदेश से हूं। मध्य प्रदेश में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जब 4-5 महीने पहले हम घूम रहे थे तो बदलाव की बयार थी। मध्य प्रदेश में जो भी गया उससे बदलाव की बात सुनी है। ऐसा नहीं कि शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध गुस्सा था या लोग बिल्कुल किसी भी हालत में उखाड़ फेंकेंगे वाली मुद्रा में नहीं थे, लेकिन बदलाव की बात थी और लोग, और एक मोटी कॉमन सेंस ये थी कि कई चुनावों में बीजेपी का वोट घटते घटते पिछली बार बिल्कुल कांग्रेस के बराबर आ गया था। और उसके बाद 4 साल में बीजेपी ने ऐसा कुछ कमाल की सरकार तो चलाई नहीं, चोर दरवाजे से सरकार बनाई थी, ऐसी कमाल की चलाई नहीं। तो लोग कह रहे थे कि बस अब हो गया, जो मामा जी ने करना था, भले आदमी है, जो करना था हो गया। उसके बाद चुनाव नजदीक हो जाए मुझे समझ आता है, लगभग बराबर हो जाए समझ आता है, बीजेपी ऐसी बाजी 1-2 पॉइंट से जीत जाए सो भी समझ आता है, लेकिन 9% के फासले से बीजेपी चुनाव जीत जाए, मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूं, सच्ची बात यह है कि मुझे समझ नहीं आता कि 9% की लीड बीजेपी को किस आधार पे मिली, किस चीज से मिली। ये सचमुच मेरी समझ से परे है, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप जी। सोचते हैं ये होगा, हो जाता है उल्टा, और आप 2 मिनट में बता देते हैं इसके क्या कारण है। मेरे पास वो कला नहीं है। तो उसमें हम कह सकते हैं क्या हुआ, गलत हुआ, लेकिन पूरी तरह समझ मध्य प्रदेश मुझे नहीं आता। मायूसी किस चीज की है? मायूसी इस बात की नहीं है कि इससे कोई सीधे सीधे 2024 का चुनाव बन जाएगा। अगर 2018 के चुनाव से 2019 का चुनाव तय नहीं हुआ इन तीनों राज्यों में, तो कोई जरूरी नहीं कि 2023 के चुनाव से 2024 का चुनाव तय हो जाए। मोदी जी डायलॉग जरूर दे दें हैट्रिक वाला, लेकिन मैं समझता हूं वो डायलॉग उन्होंने पिछली बार तो दिया नहीं था ना, जब 2018 में हारे थे। ये तो खैर कहने की बातें हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हम सीटों की दृष्टि से देखें तो आज 82 लोकसभा चुनाव का फैसला हुआ है। इन 82 में से 65 बीजेपी के पास है ऑलरेडी। कांग्रेस के पास ले दे के सिर्फ 6 सीट है इन 82 में से। आज अंत में कांग्रेस कहां खड़ी है? मैं समझता हूं 6 में से कम 13-14 पे पहुंच गई है कांग्रेस, क्योंकि तेलंगाना में सीट बढ़ेगा, उसके पास केवल 3 सीट है तो वहां बढ़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि समीकरण पे कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन मामला केवल आंकड़ों का नहीं, मामला जोश का है, मामला एक आत्मविश्वास का है, मामला माहौल का है। और कहीं ना कहीं जी। मुझ जैसे लोग
मैं चाहूंगा आपको भी उस श्रेणी में शामिल करूं, लेकिन मुझ जैसे लोग जो चाहते हैं 2024 में इस देश में एक बदलाव देखना, उनके लिए एक धक्का है। इस लिहाज से कि एक मोराल, जोश, विश्वास, उसको झटका पहुंचता है, धक्का पहुंचता है, ये बात ईमानदारी से स्वीकार करनी चाहिए। जी। तो योगेंद्र जी, तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, और तेलंगाना से क्या संदेश जा रहा है इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को जरा समझें आपसे। ठीक है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई, शायद बीजेपी को भी इतना अंदाज नहीं था मध्य प्रदेश में ऐसी विक्ट्री मिलेगी उनको। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को ये विश्वास नहीं था कि इतनी ऐसी हार होगी और ऐसी हार होगी। राजस्थान के बारे में कहा जा रहा था कि हाँ, कुछ हो सकता है वहां पे। इवन राहुल गांधी भी श्योर नहीं थे शुरुआत में। ये कनेक्टिंग थ्रेड कोई आप देखते हैं, क्योंकि तीनों हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। क्या ऐसा हुआ कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने कुछ असर नहीं दिखाया मध्य प्रदेश में? ऐसा क्या हो गया? अभी आप कह रहे हैं कि आपकी समझ से परे है, लेकिन फिर भी एक कनेक्टिंग थ्रेड तो कहीं कुछ होगा। जो कनेक्टिंग थ्रेड नहीं है वो मैं बताता हूं, जो दावे किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा मतलब अगर आप लेजी, सुस्त तरीके से सोचें, और जो राजनीति की जुमलेबाजी में चलता है कि भाई जो जीत गया उसने बहुत अच्छी सरकार चलाई होगी, जो हार गया उसने बहुत खराब सरकार चलाई, ये बात सच नहीं है। राजनीति में ऐसा कतई नहीं होता। जो बीआरएस की सरकार थी वहां तेलंगाना में, उस सरकार से लोग नफरत नहीं करते थे। केसीआर लोकप्रिय नेता थे, अंत तक, हारते वक्त तक वो लोकप्रिय नेता थे। ऐसा नहीं कि चुनाव हार गए इसका मतलब बहुत खराब सरकार थी, बहुत अलोकप्रिय नेता थे। हाँ, जनता को ये सेंस जरूर था कि बस 10 साल हो गए, तुम्हारा काम तुम जितना कर सकते थे ठीक है, अब कोई दूसरा अगर आ रहा है तो बेहतर है। इसी तरह से ये मान लेना कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें निकम्मी थी और मध्य प्रदेश की सरकार कोई बहुत अच्छी थी, ये तो सोचने में बेहद सुस्ती किस्म की चीज होगी। सच बात यह है कि राजस्थान की सरकार ने कुछ दूरगामी कदम उठाए थे, जो मैं समझता हूं पूरे इस देश के लिए मॉडल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के लिए जो धान का पैसा दिया और कुछ और योजनाएं लागू की, वो चुस्त और पॉलिटिकली स्मार्ट योजनाएं थी। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो लाडली बहन योजना लागू की, वो एक अच्छी और पॉलिटिकली स्मार्ट योजना थी। अब उससे ये समझ नहीं आता कि वो क्यों जीते, बाकी दो क्यों हारे। क्योंकि राजनीति में महत्वपूर्ण बात केवल ये नहीं है कि आपकी सरकार ऑब्जेक्टिवली कितनी अच्छी बुरी है, सवाल है कि आप उसको जनता तक कैसे पहुंचा रहे हैं, और फिर जनता के ओपिनियन को आप वोट में कैसे बदल पा रहे हैं। और मैं समझता हूं खेल वहीं पे हुआ है। ये मैं कम से कम मानने को तैयार नहीं हूं कि पिछले 4 साल की शिवराज सिंह चौहान की सरकार पिछले 4 साल की भूपेश बघेल और अशोक गहलोत की सरकार से बेहतर थी। आज दिन नहीं है बातें कहने का, लेकिन इतना तो ईमानदारी से बात करनी चाहिए। जो कनेक्टिंग थ्रेड मुझे लगता है वो दो चीजें हैं। एक तो दोनों राज्यों में, तीनों में कांग्रेस के पास कोई बड़ी नैरेटिव, कोई एक बड़ा सपना देने को नहीं था। कम से कम मध्य प्रदेश में मुझे महसूस हुआ कि कांग्रेस के पास ये था कि अच्छा वो 1250 रुपए देंगे, हम 1500 रुपए देंगे, अच्छा हम गैस का सिलेंडर भी देंगे, वो सब ठीक बात है, करना चाहिए। लेकिन एक कमलनाथ क्या मध्य प्रदेश की जनता के सामने कोई ऐसा नया सपना पेश कर पाए जो कि बड़ा हो, किसी बड़ी चीज से जोड़े? बीजेपी झूठे ही सही पर सपने परस्ती है। कांग्रेस और ज्यादा विपक्ष के लोगों को, और ये बात मेरे को समाजवादी पार्टी के बारे में महसूस हुई थी उत्तर प्रदेश में, कि वो जनता के सामने कोई सपना, कोई विजन, कोई नैरेटिव पेश नहीं कर पाते। और दूसरा मुझे लगा, और ये बात तीनों राज्यों पे लागू होती है, कि ये जो सामाजिक समीकरण है, बदलते हुए सामाजिक समीकरण से कांग्रेस अलाइन नहीं कर पा रही है। देखिए, दो चीजें हैं। आदिवासियों का यदि आप देखें तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तीनों में आदिवासी सीटों में, आरक्षित आदिवासी सीटों में कांग्रेस की पराजय हुई है। पिछली बार से बहुत पलटा है। क्यों पलटा है? क्योंकि आदिवासी समाज में अब नई चेतना है, उनका एक नया नेतृत्व है। वो नेतृत्व अब पुराने स्टाइल में काम करने को तैयार नहीं है, जी हजूरी के लिए तैयार नहीं है, और कांग्रेस का नेतृत्व उसी पुराने सांचे में ढला है। तो इसलिए वो छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र परिषद के माध्यम से आती है,
मध्य प्रदेश में जयेश के माध्यम से आती है, राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से आती है। कांग्रेस इन तीनों से जुड़ने को, उस तरह की ऊर्जा से जुड़ने को तैयार नहीं है या उसकी क्षमता में नहीं। ओबीसी का सवाल, ओबीसी की बात राहुल गांधी तो करते हैं, लेकिन क्या ओबीसी का एजेंडा नीचे कांग्रेस का एजेंडा है? कम से कम मुझे वो जमीन पे दिखाई नहीं दिया। मध्य प्रदेश में मुझे पहली बार लगा कि अब मंडल की बयार मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई है, यूपी बिहार से आती हुई। मध्य प्रदेश में थी नहीं, बिल्कुल भी पहली बार आ रही थी। कांग्रेस के पास एक विशेष अवसर था कि उससे जुड़ सके, लेकिन हकीकत यह है कि उसके लिए कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस की विचारधारा तो थी, पर कांग्रेस का नेतृत्व और संगठन उसके लिए तैयार नहीं था। तो जब टिकटें बंटने लगी तो ओबीसी को बीजेपी ने ज्यादा टिकट दी, कांग्रेस ने कम टिकट दी। तो इस तरह से जो एक सामाजिक मतलब अपना जो कांग्रेस का परंपरागत राजनीतिक जनाधार जो रहा है, यानी कि गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटीज, कांग्रेस का अपना नेतृत्व और संगठन कांग्रेस के ही अपने जनाधार से के साथ तारतम्य नहीं है। कांग्रेस के लीडर्स की जो विचारधारा है, उनके जो प्लैंक हैं, वो जो पोजीशन लेते हैं, वो मुझे नीचे जमीन पे कहीं दिखाई नहीं दिए। मुझे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या नेता कास्ट सेंसस की बात करते हुए दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी में ओबीसी को अप्रोच करने, ओबीसी से जुड़ने की ललक छोड़िए, कोई इच्छा कहीं पे ज्यादातर दिखाई नहीं। और तीसरा मुझे महसूस हुआ, और ये तीनों राज्यों में था, कि अंदर अपनी पार्टी के प्रति बहुत उदारता और बाहर वालों के लिए काफी सख्ती। तो जैसे कमलनाथ जी ने कह दिया अखिलेश वखिलेश कौन है। अब ये बात सच है, दीगर बात है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि उसकी वो असली कोई कारण बने। लेकिन 1% वोट भी। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र परिषद एक फैक्टर है जिसको कांग्रेस साथ नहीं ले पाई। राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने 11 सीट हरवा दी है कांग्रेस को। सीपीएम एक फैक्टर है, छत्तीसगढ़ में भी कम्युनिस्ट पार्टियां एक फैक्टर है। तो बाहर वालों के प्रति एक सख्ती और अंदर वालों के प्रति नरमी। वो कौन? पुराने नेता जिनके मतलब अब खानदान सीटें लड़ता आ रहा है, सीटें ले ली, आपको भी पता है वो हारने वाले हैं, सारी दुनिया जानती है हारने वाले हैं। या कि एमएलए राजस्थान में जिनके विरुद्ध भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी अपने बड़े से बड़े नेता को साइडलाइन कर सकती है, वो शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर सकती है, वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर सकती है, लेकिन कांग्रेस अपने निकम्मे एमएलए की टिकट नहीं काट सकती। तो ये सब चीजें थी जिनका एक परिणाम हम देख रहे हैं। क्या समझा जाए योगेन जी, क्या समझा जाए कि जो कांग्रेस फैसला अपने नेताओं के बारे में नहीं कर पा रही थी, जनता ने कांग्रेस के लिए कर दिया, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अगर आप नहीं करेंगे तो, अगर आप सख्ती नहीं बरतेंगे तो जनता आपके साथ सख्ती बरतेगी। ये तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र का नियम है, इसके बारे में क्या शिकायत की जा सकती है। बीजेपी के बारे में इतना जरूर कहना चाहिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में एक बात और कही जानी चाहिए कि बीजेपी ने इस चुनाव को एक रणनीति से लड़ा। केंद्र के नेतृत्व ने एक रणनीति बनाई और फिर उस रणनीति को नीचे तक लागू किया गया। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम वाला मामला होता है ना क्रिकेट, कुछ वैसा मामला था कि एक रणनीति थी जिसको एग्जीक्यूट किया गया। कांग्रेस उस तरह की रणनीति या तो बनाने में असमर्थ है या उस रणनीति को जमीन पे लागू करने में असमर्थ है। ये हमने हर राज्य में देखा। लेकिन ये सब कहने के बाद भी मैं आपको कहूं ईमानदारी से, इससे शायद कांग्रेस में राजस्थान समझ आ जाता है, शायद छत्तीसगढ़ समझ आ जाता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को इतना ऐतिहासिक 49% वोट, अरे वो तो राजीव गांधी को 1984 में आए थे, उस तरह का वोट है ये तो। 49% वोट, कांग्रेस से 9% फालतू। अबे 9%, मैं प्रतिशत में सोचता हूं, मैं सीटों की बात नहीं करता क्योंकि मेरी ट्रेनिंग और आदत उस तरह की है। अबे 9% का फासला प्रकाशी उस तरह की बात है जैसे देखिए, अगर आपको 99 टेम्परेचर है, 99.5 है, तो शक हो सकता है अच्छा है नहीं है, चलो थर्मोमीटर लगा के देख लेते हैं। लेकिन 103 डिग्री है या नहीं, इसके लिए आपको थर्मोमीटर नहीं चाहिए, आप हाथ लगे, अरे जल रहा है, अरे कुछ हुआ, इसको तो दिखाओ डॉक्टर को, है ना।
9% का फासला कांग्रेस और बीजेपी में, ये लगभग 103 डिग्री टेम्परेचर जैसा मामला है, वो सड़क पे दिखाई देना चाहिए। बच्चा बच्चा बोलता है, अगर 9% का फासला हो, सड़क पे हर व्यक्ति, हर बच्चा आपको बोलते हुए दिखाई देता है। कम से कम मुझे वो दिखाई नहीं दिया। मैं घूमा, जाहिर है या तो मुझ मुझे में तो कुछ खोट है। योगेंद्र जी उसका उल्टा दिखाई दिया था। मैं तो गया था, ग्वालियर चंबल संभाग में गया था, और मुझे वहाँ पे कांग्रेस के लिए भरपूर समर्थन दिखाई दे रहा था। और लोग शिवराज जी को बुरा भला भी कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान को। ये भी मैंने सुना लोगों से, आम जनता, बस बस स्टॉप पे, गांव में, सड़कों पे। वो बात ठीक आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो है जन समर्थन मिल जाएगा, इसका अंदाज ही था। आखिरी के कुछ दिनों में कुछ हुआ होगा, अब वो क्या है ये पड़ताल की बात है। एक बात विचारधारा की, आप राजीव जो बात कर रहे हैं बार बार योगेंद्र जी, विचारधारा की बात आज राहुल गांधी ने भी की है। बीजेपी और मोदी जी अपनी विचारधारा को लेकर बहुत अनअपोलोजेटिक हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को लिखता रहे, वॉशिंगटन पोस्ट को लिखता रहे, आप कुछ लिखते रहे, कहते रहे, बाकी लोग कुछ भी कहते रहे, वो बहुत बेशर्मी से मैं कहूँगा कि अपनी बात रखते हैं। और मोदी जी ने लगातार सारी रैलियां आप उनकी सुन लीजिए, 40 की करीब रैलियां उन्होंने की हैं। एक भी रैली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कि सांप्रदायिक संदेश ना हो। सब जगह उन्होंने कन्हैया लाल की बात की, दुनिया भर की ये सब बातें उन्होंने की। तो कांग्रेस को, जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को अपनी विचारधारा, सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म का सेंसस की बात करने में हिचक क्यों आती है? ये हिचक ही क्या कारण है? क्या दूसरी चीज में एक और जुड़ा हुआ सवाल पूछूं कि जो मुझे लगातार दिखाई दिया सब जगह, हेट स्पीच का असर। तो ये जो हेट है मुसलमानों के प्रति, उसको अलग अलग ढंग से लोग एक्सप्रेस करते हैं, 370, राम मंदिर, लेकिन वो है वो हेट का पैकेज पूरा। तो क्या अपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस एलिफेंट इन द रूम को देखने में कामयाब नहीं हुई? मैं थोड़ा सा अलग राय रखता हूं प्रकाश जी इस पे। ये बात प्रशांत जी, ये मैं तो सहमत हूं कि कांग्रेस का साधारण वर्कर अपने विचारधारा के प्रति उतना पक्का नहीं होता, क्योंकि सच बात है कि उसकी विचारधारा बनी ही नहीं है एक साधारण वर्कर की। बीजेपी का वर्कर संघ से आता है, सीख के आता है, जुमले बोलना सीखता है, और उनमें से कई लोगों के अंदर मन तक वो विचारधारा है, बुरी है, अच्छी है, जैसी भी है, पर उनके अंदर है वो विचारधारा। कांग्रेस के वर्कर की वैचारिक प्रशिक्षण, वैचारिक सोच तो अभी नहीं हुई है ना। तो इस विचार, बीजेपी को हराना है और हराना एक विचारधारा की लड़ाई है, ये बात कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस के बाहर के लोगों के मन में रहती है। ये तो सच्चाई है, हम और आप जानते हैं। क्या कांग्रेस सेकुलर सवाल पे कमजोरी की वजह से चुनाव हारी है? मेरे ख्याल से वो नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने जहां संभव हो सांप्रदायिकता का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने वो भी कह दिया, ऐसा बटन दबाओ कि फांसी लगा रहे हो, इत्यादि ऐसी बातें की। राजस्थान में बीजेपी ने बहुत ही कुछ जगहों पे एकदम सीधे सीधे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की, वो सब हुआ। लेकिन सड़क पे घूमते हुए, बात करते हुए और सर्वे एविडेंस वगैरह देखते हुए मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि चुनाव में सांप्रदायिकता बहुत बड़ा मुद्दा था, जैसे कर्नाटका में नहीं था। अब कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई, लेकिन मैं कर्नाटका भी घूमा। क्या कर्नाटका में सांप्रदायिकता मुद्दा था? सामने तो नहीं था। क्या लोगों के दिल में था? हाँ, दिल में इस टाइम अंदर रच बस गया है। उसको वो राष्ट्रवाद की तरह देखते हैं, उसको दूसरे शब्दों में देखते हैं वो लोग। जैसी कर्नाटका में स्थिति थी, लगभग वैसी ही मुझे तेलंगाना में दिखी, वैसी ही मुझे राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखी। यानी कि अंदर रचा बसा है, लेकिन बाहर चुनाव का ऑपरेशनल मुद्दा वो नहीं है। तो ये मैं नहीं मानता। कुछ चीजों को छोड़ दें, जैसे राजस्थान में तिजारा सीट है जहां बिल्कुल सीधे सीधे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जीत गई बीजेपी। लेकिन अगर ऐसी कुछ सीटों को छोड़ दें, मुझे मुश्किल से नहीं जीती, लगता मुश्किल कि ये से। जी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके ये चुनाव जीता गया, ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। इसलिए मुझे अभी भी लगता है, और चुनाव के दौरान लगता था, कि ये तीनों चुनाव कांग्रेस जीत सकती है। ये असंभव चुनाव नहीं थे। जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटका जीता, जैसे तेलंगाना जीता, अगर कांग्रेस
कुछ विजन रखती, कुछ लोगों के सामने बात रखती, तो ये चुनाव जीतना संभव था। इससे गारंटी ये नहीं बनती कि लोकसभा में भी कांग्रेस जीत जाती, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतना संभव था। इसलिए एक निराशा और मायूसी उसकी वजह से भी होती है कि जीता हुआ चुनाव आप हार गए। मध्य प्रदेश के बारे में कम से कम मेरी रीडिंग ये थी कि जीता जिताया चुनाव था, जो हार गए। राजस्थान में अच्छी खासी सरकार चलाई, चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक लग रहा था, चुनाव हार गए। ये जो गवर्नेंस को परसेप्शन में और परसेप्शन को वोट में बदलने का जो तरीका है, उसके लिए कांग्रेस को, और सिर्फ कांग्रेस को नहीं, बाकी विपक्षी दलों को भी कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो स्थिति बहुत बदलने वाली नहीं है, और केवल हम सांप्रदायिकता को इसके लिए दोष नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं स्थिति बदलने वाली नहीं है और समय बड़ा कम है, 6 महीने बचा है। 6 महीने के अंदर अंदर नेशनल इलेक्शंस हैं और हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी एक पूरे पैकेज के साथ चुनाव में जाती है। उसमें सीबीआई, लगभग निष्क्रिय इलेक्शन कमीशन, कम से कम विपक्ष की तरफ से तो कंप्लेंट आती है उसको लेकर। मीडिया जो दिन रात सांप्रदायिक मैसेजिंग करता है, दिन रात। तो इस तरीके के पैकेजिंग में बीजेपी जाती है चुनाव। इसका क्या जवाब होगा विपक्ष के पास? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये है, ये रहेगा। अब इसके बारे में शिकायत करना तो मतलब संभव नहीं है। चुनाव आयोग एक तरफा है, रहेगा, कम से कम 2024 तक रहेगा। अब आप देखिए ना, उन्होंने बीआरएस को कहा कि आप रैतु बंधु की लास्ट इंस्टॉलमेंट चुनाव से कुछ दिन पहले नहीं दे सकते। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एग्जैक्टली वही काम बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया। उन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले लाडली बहन वाली स्कीम दी और उस पर चुनाव आयोग को कुछ दिखा नहीं। अब प्रशांत जी, मैंने ना इन सब चीजों को लगभग ऐसे देखना शुरू किया है कि अब दिल्ली है, दिसंबर का महीना है, सर्दी तो होगी, तो आप सर्दी के बारे में बात ना करें, आप अपनी जैकेट पहनना शुरू कर दें। अब ये किया जा सकता है। अब क्या करें इन चीजों का, आप बताइए। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, क्योंकि अंत में इसकी शिकायत कर देना काफी नहीं है ना, स्थिति को बदलना। मैं उसी जैकेट की बात कर रहा हूँ कि जैकेट क्या हो। हाँ जी, वो जैकेट क्या हो? देखिए, वो जैकेट होगी एक समझ। मैं 2-4 सूत्र मेरे मन में आते हैं, क्योंकि देखिए, हर जो धक्का होता है वो एक अवसर भी होता है सीखने का। पहला, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स दोनों के लिए एक सिंपल सबक। कांग्रेस ये समझे कि उसको एलाइज की आवश्यकता है, और एलाइज ये समझे कि ये जो झटका और धक्का लगा है सिर्फ कांग्रेस को नहीं, ये हम सबको लगा है। पहला सबक। दूसरा सबक जो मैंने कहा कि ये जो सामाजिक गठबंधन है, ऑपोजिशन को वोट कहां से आते हैं? गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी से। उनकी लीडरशिप कहां है? कभी कहीं दिखती है, कभी नहीं दिखाई देती। तो इनमें लीडरशिप में और सोशल बेस में तारतम्य हो, ये बेहद जरूरी है, और ये ऑपोजिशन को सीखना पड़ेगा, कांग्रेस को खासतौर पे, लेकिन बाकी ऑपोजिशन को। तीसरा, उनके कैंपेन के जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो जमीन पे पहुंचे। जैसे नीचे की बात ऊपर पहुंचनी चाहिए, वैसे ऊपर की बात नीचे भी जानी चाहिए ना। मैंने बताया, कास्ट सेंसस कोई बात नहीं करता। राहुल गांधी अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, उनके मुख्यमंत्री वहां अडानी के साथ खड़े रहते हैं, और नीचे के स्तर पे कोई व्यक्ति अडानी की बात उठाता नहीं है, कोई मैसेज नहीं लेके जाता। इस तरह से तो नहीं चल सकता ना। और इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर भी उसकी बात करने में झिझक करते हैं। तो इसमें तारतम्य होना चाहिए। चौथी जो बात है वो ये कि ऑपोजिशन को इस देश के सामने एक नया एजेंडा, एक नया सपना रखना होगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी झूठे ही देती हो लेकिन सपने परसती है। आपको इस देश के सामने सच्चा एक सपना रखना होगा। क्या करेगा? अब तक इंडिया अलायंस ने हमें बताया है कि उसका नाम इंडिया है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा है लोकसभा में हम एक कैंडिडेट उतारेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आप करेंगे क्या? आप मोदी को हराना चाहते हैं, क्यों हराना चाहते हैं? आप में क्या अच्छाई है? आप दूसरों से कैसे अलग हैं? इस सवाल का जवाब अब तक इंडिया कोएलिशन ने नहीं दिया है। उस सवाल का जवाब हमें उनसे मांगना होगा, उन्हें देश के सामने रखना होगा क्रेडिबिलिटी के लिए। और आखिरी बात, केवल सपना देना, एजेंडा रखना और इलेक्टोरल कोएलिशन कर लेना काफी नहीं है। सड़क पे उतरना होगा। रेवंत रेड्डी अगर जीते तो इसलिए
कि उन्होंने 2 साल सड़क पे विपक्ष की भूमिका निभाई, खूब मार खाई, खूब गालियां सही, बाहर वालों से भी और कांग्रेस वालों से भी, लेकिन अंत में सड़क पे थे तो जनता ने उनको अंदर विधानसभा तक पहुंचा दिया। सड़क के महत्व को विपक्ष जब तक नहीं समझेगा तब तक बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीजेपी देखिए 24 घंटा राजनीति करती है, 24 घंटा रणनीति बनाती है, एक बड़ी तस्वीर देखती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। अब आपको वो सब उसके साथ फिर सीबीआई भी है, ईडी भी है, मीडिया भी है, मनी भी है, वो सब चीजें तो अलग है, लेकिन कम से कम ये न्यूनतम तो है ना, इसका मुकाबला तो करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेगा तब तक ईडी सीबीआई इन बाकी सब चीजों की शिकायत करना तो बेमानी। जी। योगेन जी, साल की शुरुआत मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नहीं हुई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, फिर कर्नाटक का चुनाव हार गए, हिमाचल का चुनाव हार गए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी हुई जो कि जिसको काफ़ी वेटेज मिला, आप भी उसमें रहे। तो ये सब चीज़ें ठीक ठाक रास्ते पर जा रही थी और अचानक ये हो गया, जैसे कि पूरे गुब्बारा जो फुलाया गया साल भर में उसमें सुई चुभ गई। तो यहाँ से जो रास्ता है वो कहाँ जा रहा है? प्रशांत, जिसमें पहली बात तो ये शायद रियलाइज करना होगा कि सब चीजें ठीक नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत फायदे हुए, लेकिन क्या जो कुछ किया जा सकता था वो हुआ, ये सोचने का बात है। कर्नाटका जीत गई कांग्रेस, लेकिन क्या जितने मार्जिन से जीतनी चाहिए थी उस स्थिति को देखते हुए उतने मार्जिन से जीत पाई थी? जब कोई बड़ी टीम होती है, अच्छी टीम होती है, वो अपनी हार की समीक्षा ही नहीं करती, वो अपनी जीत की भी समीक्षा करती है और कहती है कि जीत तो गए, लेकिन क्या हमने सब कुछ ठीक किया? मैं वो ऑपोजिशन में नहीं देख रहा हूं। जब जीत जाते हैं तो हम इतने मस्त हो जाते हैं, उसके बाद विचार नहीं होता कि अच्छा सब कुछ ठीक ही हुआ, जबकि कर्नाटका में बहुत था जो गलत हुआ, बहुत कुछ चीजें थी सुधारने की जरूरत थी। अगर वो सुधार ली जाती तो शायद राजस्थान में नौबत ना आती, हो सकता है छत्तीसगढ़ में नौबत ना आती। तो उन सब से सीखने की जरूरत है। यहां से आगे क्या रास्ता है, इसमें जैसे मैंने शुरू में ही कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ता कुछ कठिन हुआ है। ये याद रखें हम कि वोट कांग्रेस का बहुत कम नहीं हुआ है। आज भी कांग्रेस मध्य प्रदेश में 40% वोट की मालिक है। 40% की पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं होती कहीं पे भी। बाकी सब राज्यों में भी कांग्रेस के पास अच्छा खासा वोट है, देश के बाकी राज्यों में अपोजिशन के पास अच्छा खासा वोट है। तो जो आपको लॉन्चिंग पैड चाहिए, अगर 28% वाली कांग्रेस तेलंगाना में पलटी मार सकती है, 28% से उठ के कितने 40-42% पे आ गई, अगर वहां से आ सकती है तो 40% की पार्टी तो उठ ही सकती है वहां से, है ना? तो जो सीखने की जरूरत है वो भी आपको आज ही मिल रहा है। जो जीती जिताई बाजी कैसे हारी जाती है वो भी दिख रहा है, और हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है वो भी आज दिख रहा है। मैं समझता हूं उससे हम सबक लें। और ऑपोजिशन 6 तारीख को ऑपोजिशन ने अपनी बैठक बुलाई है, और मैं समझता हूं कि इस झटके से एक मायने में ऑपोजिशन यूनिटी को फायदा हो सकता है, क्योंकि वो जो एक अहंकार की संभावना थी, या वो जो सुस्ती की नहीं नहीं सब कुछ हो जाएगा, एक झटका लगने के बाद उम्मीद करनी चाहिए कि सब लोग जब 6 तारीख को बैठेंगे तो कुछ बेहतर मूड में बैठेंगे, कुछ सीखने के मूड में बैठेंगे, कुछ एक दूसरे से जुड़ने के मूड में बैठेंगे। उससे कई बार, जैसा मैंने कहा, झटके से एक अवसर भी होता है, सीखने का भी अवसर होता है, आगे बढ़ने का भी अवसर होता है। जी, जी। तेलंगाना पे ज़रा एक केवल पॉइंट ऑफ व्यू आपका चाहता हूँ कि तेलंगाना में ओवैसी जी बहुत संघर्ष के बाद उसी उतने ही सीट पे 7 सीटों पे आ गए हैं। लेकिन तेलंगाना की जीत एक नेशनल पॉलिटिक्स में संदेश भी है, और वो संदेश है कि पहली बार बड़े अरसे बाद कांग्रेस ने किसी क्षेत्रीय पार्टी को हराया है। और दूसरा कि जो माइनॉरिटीज का वोट है वो 2 सेकुलर पार्टीज के बीच में मुकाबला था, जिसमें कांग्रेस की तरफ जाहिर सी बात है गया, तभी वो जीत हुई है। तो ये नेशनल रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा, हो सकता है?
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। तेलंगाना दिखाता है कि अगर आप जमीन पे संघर्ष करें तो आप बीजेपी को भी पटक सकते हैं, आप किसी रीजनल पार्टी को भी पटक सकते हैं। मैंने बार बार कहा है, जिसने भी इस देश में जमीन पे संघर्ष किया है वो कामयाब हुआ है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल। जिसने भी कमर कस के जमीन पे संघर्ष किया है वो जीत सकता है। तेलंगाना से हमें इसका सबक मिलता है। तेलंगाना से हमें ये भी एक आश्वासन मिलता है कि दक्षिण भारत में घुसना अभी भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अभी भी उनके पास एंट्री नहीं है। और एक जो लास्ट उम्मीद बीजेपी की थी कि चलिए कर्नाटका वाला दरवाजा नहीं खुला तो हम तेलंगाना से रास्ता खोल लेंगे, वो उम्मीद भी बंद हो गई है। तो अभी दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए काफी कठिन स्थिति है, जो कि 2024 तक बनी रही। जो तेलंगाना हमें ये भी सिखाता है कि अगर आप सही मुद्दे पकड़ के लोगों के पास जाएं तो लोग उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये तमाम चीजें हमें तेलंगाना से सीखने को मिलती हैं। अगर कांग्रेस उस तरह की, और ये भी कि अ, अगर केंद्रीय नेतृत्व कुछ जोखिम ले, याद रखिए रेवंत रेड्डी को चुनना कोई अनकंट्रोवर्शियल चॉइस नहीं था। खूब घमासान हुआ, पार्टी के अंदर घमासान हुआ, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि हमने चुन लिया है, ठीक आदमी, अब हम इसको सपोर्ट करेंगे। ये कांग्रेस बहुत कम करती है। मगर आज वो करने से उन्हें फायदा हुआ। तो मैं समझता हूं कि एक नए दौर के लिए नए किस्म का नेतृत्व लाना, इन सब चीजों की और एक फ्रेश तरीके से सोचना, उस सब की जरूरत है। वो सब किया जाए तो अभी भी मुझे 2024 असंभव नहीं लगता। हाँ, कठिन जरूर। एक आखिरी सवाल, क्योंकि तेलंगाना में जीत के आई कांग्रेस, और जैसा आप कह रहे हैं कि उत्तर भारत में भी इन 3 राज्यों में कोई 233 एमएलए कांग्रेस के हैं और कोई 200 से ऊपर जगहों पर नंबर 2 रही होगी। वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक है। तो जिसको कहें कि सुपड़ा साफ होना, वो नहीं हुआ। गहलोत साहब भी, मतलब राजस्थान में भी आप देखिए कि 69 सीटें हैं, तो एकदम सिरे से गायब नहीं हो गए। तो कांग्रेस का वजूद तो बना हुआ है और एक वोट शेयर के साथ बना हुआ है। इसका कन्वर्जन कैसे होगा लोकसभा के लिए, और इंडिया गठबंधन का क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको यहाँ से? वही चुनौती है कि इसका कन्वर्शन कैसे होगा, और वो कुछ हद तक इंडिया गठबंधन क्या करेगा उस पर निर्भर करता है। जैसा मैंने आपको कहा कि इंडिया गठबंधन अगर केवल चुनाव और सीटों के गणित का गठबंधन बना रहेगा तो उससे कुछ फायदा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर वो देश के सामने एक एजेंडा और एक प्लान ऑफ एक्शन पेश कर सकेगा तो उससे बदलाव ज्यादा होगा। जो देश में इस वक्त बड़ी चुनौती है 2024 की। ये बात जरूर है कि बीजेपी 2024 में मोदी जी की पॉपुलैरिटी को डायरेक्टली एनकैश भी करेगी, और अभी तक मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम से कम लोकसभा चुनाव के लिए काफी हद तक बरकरार रही है। उन सब को देखते हुए ऑपोजिशन को जो बेस है, 40% कोई छोटा बेस नहीं होता है। 40% एक ऐसा वोट शेयर है जिसमें पहुंचने के लिए पता नहीं बरसों, मतलब 35-40% पहुंचने के लिए बरसों लग जाते हैं। और कांग्रेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि हारने के बावजूद भी 35% है, 40% वोट, जिसका मतलब है कि आप थोड़ा सा यदि चीज ठीक करें तो आप मुकाबले में आ सकते हैं। वो कांग्रेस के पास चुनौती है, बाकी ऑपोजिशन के पास भी चुनौती है, और सबको मिलके ये काम करना होगा। याद रखिए, ना सिर्फ कांग्रेस के पास अच्छा खासा वोट है, दूसरी चीज और आप याद रखिए, देखिए हिंदुस्तान के चुनाव की कुछ बेसिक चीजें नहीं भूलिए। आज भी लगभग 200 सीटें हैं जहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। ये है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूरा आप बंगाल तक चले जाइए, पंजाब में आइए, जहां बीजेपी नंबर 1-2 की लड़ाई से बाहर है। ऐसी लगभग आपके पास 200 सीट है, 190 के करीब सीट है। इन 190 में से बीजेपी 0 पे नहीं आएगी, बीजेपी 20-25 सीट ले आएगी, लेकिन 20-25 इससे फालतू नहीं। पिछली बार 35 थी उसको। तो बीजेपी को 275 सीट जो लेनी है कम जीतने के लिए, उसमें से खाली 25 आई इस 190 में से, तो बाकी 350 में से बीजेपी को 250 लेनी है ना। इतना स्ट्राइक रेट चाहिए बीजेपी को वहां पे।
तो अगर बीजेपी को उसमें आधे पे भी रोक दिया जाए तो बीजेपी आउट है ना? ये बिल्कुल साधारण सा समीकरण है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा उसमें यही है कि ये जो इलाका है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, यहां बीजेपी लगभग झाड़ू लगा देती है। अगर आप बीजेपी को यहां आज भी राजस्थान के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आज हुआ है, अगर एग्जैक्टली वही परिणाम लोकसभा में आ जाए तब भी बीजेपी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। आज जो मध्य प्रदेश में हारती हारती कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में कितनी 65 सीट आई है ना कांग्रेस को, जी 65 का मतलब अगर उसको विधानसभा में 8 सीट भी है, लोकसभा इलेक्शन में 29 में से 9 सीट अगर आ जाए, वो तो आ सकती है ना 65 के आधार पे। मैं 29 में 25 की बात मिनिमम नहीं कर रहा मिनिमम हूं, वही है। 20 की नहीं कर रहा हूं। जितनी उनको आज विधानसभा में सीट आई है, अगर उतनी ही सीट लोकसभा में ले ले तब भी बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। बहुत गंभीरता से मैं कह रहा ये हूं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जितना विधानसभा में परफॉर्म किया है उसी अनुपात में अगर लोकसभा में भी परफॉर्म करती है तो बाहर हो जाती है। और एक आखिरी सवाल योगेन जी, कि मैं इंडिया गठबंधन की 2 बैठकों में गया, कर्नाटका और मुंबई। अब 6 दिसंबर को तीसरी बैठक भी हो रही, चौथी बैठकें ही हो रही हैं। इंडिया गठबंधन अभी पहली रैली नहीं कर पाया है। नाम भी आ गया, लोग भी आ गए, सब हो गया। आप तो समझिए ये कि गंभीर रूप से तो इंडिया गठबंधन की शुरुआत परसों होगी, 6 तारीख को होगी, जब उनकी दिल, क्योंकि देखिए अब तक सब इंतजार कर रहे थे कि कौन कितना वजन लेके आता है। दुर्भाग्यवश जी अभी भी ऑपोजिशन की बात होती है तो एक राजनीति के जो सामान्य मुहावरे और ये सब रहते हैं ना, समीकरण, अच्छा किसका कितना वजन है, कौन कितना है, उसकी परीक्षा हो रही थी। अब ये परीक्षा पूरी हो गई है, हर एक को पता है कौन कितने पानी में है। तो अब आएंगे। तो मुझे लगता है कि 6 तारीख की बैठक से और अभी अगले आने वाले 8-10 दिन में इसकी गंभीरता स्पष्ट हो जाएगी कि क्या इंडिया कोएलिशन टिक सकता है या नहीं टिक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए योगेन जी। आज दिन भर आप भी व्यस्त रहे होंगे जी, और आप भी विश्राम करें। रहेंगे। कल से नहीं सुबह और जी, 6 दिसंबर को जैसा आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की नई शुरुआत होगी। देश बहुत अभी भी उम्मीद भरी निगाहों से उनको देख रहा है कि कम से कम एक कॉन्टेस्ट तो हो। सलाह हम बिल्कुल नहीं देंगे, सलाह बहुत दी जा रही, हारने वाले को सलाह, हारने वाले के सलाहकार बहुत होते हैं। तो एक बार फिर नमस्कार योगेश जी, थैंक यू।